नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली के भारत मंडपम में वाईयूजीएम कॉन्क्लेव में पीएम मोदी जनता को उन्होंने संबोधित किया। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदलेगी, पीएम ने ये बात कही। भारत में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का एक्स हैंडल वैन। जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद किए गए हैं। पहलगाम अटैक के पीछे पूर्व पाकिस्तानी कमांडर। पाकिस्तानी नागरिकों के मेडिकल वीजा की वैधता आज से होगी खत्म। भारत नहीं छोड़ने पर 3 साल जेल। 3 दिनों में वापस गए 537 पाकिस्तानी नागरिक। हिमाचल में कारों बसों में कूड़ा दान रखना अनिवार्य। आज से उल्लंघन पर 10,000 जुर्माना। कचरा फेंका तो 1,500 रुपए देनी होगी पेनल्टी। राम मंदिर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वजा दंड लगाया गया। 7 महीने में 60 कारीगरों ने तैयार किया है। मंदिर की ऊंचाई अब 203 फीट होगी। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जैसलमेर बाड़मेर में 46 डिग्री के पार टेम्परेचर। यूपी एमपी में बारिश से मिली राहत। बिहार में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर राजधानी दिल्ली से है। सीसीएस की दूसरी बैठक कल होगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। सुरक्षा की तैयारियों पर हो सकती है चर्चा। पहलगाम हमले के बाद ये यूसीसी, आपको बता दें, सीसीएस की पहली बैठक पहले हो चुकी है, अब ये दूसरी बैठक। सुरक्षा की तैयारियों का पुख्ता करने के लिए अहम बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक है। तो दिल्ली से अहम खबर, सीसीएस की दूसरी बैठक कल आयोजित होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये सीसीएस की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, सीसीएस की दूसरी बैठक कल होगी। यह अहम बैठक दूसरी बार होने जा रही है पहलगाम हमले के बाद। क्या कुछ अहम अपडेट है? भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की दूसरी बार बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, और इसके साथ ही मुझे ये भी बता दूं कि कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के साथ साथ 3 और बड़ी बैठकें होंगी। कह सकते हैं कि बैक टू बैक 4 बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होंगी, और चारों बैठकों में आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। सिक्योरिटी को लेकर मंथन किया जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर मंथन किया जाएगा, सड़क परिवहन को लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम ऐसे मंत्री शामिल होंगे जो कैबिनेट में है। और सबसे बड़ी बात है कि कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का प्लान बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक्शन का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार कब क्या एक्शन लेगी। और इसी बार जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर कौन गुनहगार है, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा और कार्रवाई क्या होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 11 बजे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, इस बैठक को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर मंथन और आगे की सैन्य तैयारी, सुरक्षा की तैयारी और आगे के हालात जो कैबिनेट सिक्योरिटी में होने हैं उसको लेकर होगी। इसके साथ साथ एक और बैठक होनी है जो जिसे दूसरी बैठक के तौर पर कल का रहेगा। इसे सीसीपीए के नाम से कहा जा सकता है। इस बैठक को कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। राजनीतिक मामलों को लेकर बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रहेंगे। इसके साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम, सर्बानंद सोनोवाल और राजमोहन नायडू रहेंगे। इसके बाद एक और तीसरी बड़ी बैठक कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसको CCEA कहा जाता है, यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी है, इसकी बैठक होगी। उसमें आर्थिक मामलों की चर्चा की जाती है। अगर सरकार कोई बड़ा कदम उठाती है और हमले जैसे युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं, भारत और पाकिस्तान के बाद युद्ध होता है, तो आर्थिक मामलों की जो कमेटी है कैबिनेट, उसको लेकर इसमें मंथन होगा कि आखिरकार अगर होती है और युद्ध लंबा खींचता है तो फिर सरकार की रणनीति क्या होगी, आर्थिक स्थितियां सरकार की क्या रहेंगी, इन तमाम चीजों को लेकर
ही होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की कल 4 कमेटियों की बैठक होनी है और कहा जा सकता है कि कल पहलगाम का जो आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद जो कल 4 कमेटियों की बैठक होगी वो बड़ा अहम दिन रहने वाला और कोई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार अपने लगातार कदम आगे बढ़ा रही है और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आकाओं को सबक सिखाने के लिए पूरी कार्रवाई की दिशा में बढ़ रही है सरकार। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी अहम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। सीसीएस की बैठक के अलावा कई और अहम बैठकें होंगी। हमारे विशेष संवाददाता ने जानकारी दी है 2 और अन्य अहम मीटिंगें होंगी। कुल मिलाकर 4 अहम मीटिंगें होंगी। पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होगी, आर्थिक नीतियों को लेकर बैठक होगी कि अगर युद्ध ज़्यादा खिंचता है, लंबा खिंचता है, तो उसको लेकर आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार तत्पर है और लगातार बयानों से ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है, तो इसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक है और इस बैठक के अलावा भी 2 से 3 अहम बैठकें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और होने वाली हैं। यह अहम बैठक कल होगी और इसके साथ ही कुछ और जो अहम बैठकें हैं सिलसिलेवार तरीके से वो आगे होंगी। सुरक्षा की तैयारियों की चर्चा हो सकती है, इसमें आर्थिक नीति पर बातचीत हो सकती है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। अंबिकापुर से अगली अहम खबर है, जहां चोरी के शक में आदिवासी महिला की पिटाई की गई है। पुलिस चौकी में महिला को ले जाकर मारपीट की गई है। चौकी प्रभारी और 2 महिला आरक्षकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की पिटाई से महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। पीड़िता होली क्रॉस अस्पताल में पति का इलाज करवा रही थी। चोरी की रकम बरामद न होने पर पुलिस ने महिला को छोड़ा है। कमलपुर की निवासी कमलपुर की निवासी मनिहारू सिंह की मारपीट का ये मामला। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की है और की कार्रवाई की जाए। विकास गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आदिवासी महिला की पिटाई चोरी के आरोप में की गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस मामले में? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला राजपुर जिले के कमलपुर का है, जहाँ की महिला मनिहारू सिंह, इसके ऊपर पुलिस ने ये आरोप लगाया कि ये चोरी की थी किसी घर में और वहां से कुछ पैसे की चोरी हुई। लेकिन महिला का कहना है कि मैं अपने पति का पूर्व में एक्सीडेंट हुआ था, तो अंबिकापुर के होली क्रॉस अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा था, उसी समय इस पर ये आरोप लगाया गया। और महिला का साफ कहना है कि हम लोग कोई नहीं किया, और जब मारपीट हुआ, पुलिस ने जब मारा उसे, तो वो डर से, पुलिस के मार के डर से वो कबूल कर ली कि हाँ मैं चोरी की हूँ, मैं अपने अकाउंट से पैसा निकाल के आपको दे दूंगी। जी विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कमलपुर की निवासी मनिहारू सिंह की मारपीट का ये मामला, पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। तो अंबिकापुर से अहम खबर, चोरी के शक में आदिवासी महिला की पिटाई की गई है। और अगली अहम खबर अंबिकापुर से, जहां विद्युत विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता सहित 3 अलग अलग कंपनियों के प्रोपराइटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, ये मामला कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है, जो 2020 से 2022 के बीच हुआ था। अधिवक्ता डीके सोनी द्वारा दायर परिवाद पर मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट न्यायालय अंबिकापुर के निर्देश पर गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले में तत्कालीन मुख्य अभियंता डीएस भगत, अधीक्षण अभियंता राजेश लकड़ा और 3 कंपनियों के प्रोपराइटर प्रभोजन सिंह भल्ला का नाम सामने आया है। गांधीनगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की है।
खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा झीरम घाटी हमले को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पांडे ने कहा कि जब देश संकट में होता है और सीमाओं पर गंभीर घटनाएं होती हैं, तब कुछ नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, उरी और बालाकोट जैसी सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं और अब इसी कड़ी में भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ गया है। पांडे ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल ने झीरम घाटी और कश्मीर की घटनाओं में समानता बताकर पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि वह भारत की आंतरिक स्थिति पर बयानबाजी करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी बघेल के बयानों का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ में आंतरिक आतंकवाद होने की बात कही और सांसद पांडे ने सवाल उठाया है कि क्या बघेल का यह बयान राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब देश की जनता एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है, कांग्रेस के नेता भ्रम पैदा करने वाले बयान देकर केवल राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। वो बात दोहराऊंगा, जब जब इस देश में संकट और सीमाओं पे जब घटनाक्रम होती है, तो चाहे वो केजरीवाल हो, ये उरी को, बालाकोट को, और ये फर्जी बताते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज राहुल गांधी के जीजाजी वाड्रा, चाहे यहाँ के यूडी मिंज, चाहे मणिशंकर अय्यर, चाहे सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और चाहे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के बयानों को उठा करके ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी तो आंतरिक आतंकवाद है। यानी भूपेश बघेल जी ने ये कह करके कि कश्मीर के और यहाँ के झीरम में यानी समानता है, ये क्या बताने की उन्होंने कोशिश किया है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। पंजाब के भटिंडा में पकड़ा गया जासूसी करने वाला आरोपी। आपको बता दें, भारतीय फौज ने पकड़ा है जासूसी करने वाला आरोपी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था आरोपी। पाकिस्तानी लड़की से फोन पर संपर्क में था, जासूसी का आरोप लगा है। भटिंडा के वेयंत नगर से जासूस की गिरफ्तारी की गई। आर्मी की जासूसी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुनील कुमार की गिरफ्तारी से इलाके में तनाव व्याप्त है। तो भटिंडा में पकड़ा गया जासूसी करने वाला आरोपी। भारतीय फौज ने पकड़ा है जासूसी करने वाला आरोपी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था आरोपी। आपको बता दें, भटिंडा में पकड़ा गया जासूसी करने वाला आरोपी। भारतीय फौज ने पकड़ा है जासूसी करने वाला आरोपी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था आरोपी। पाकिस्तानी लड़की से फोन पर संपर्क में था और जासूसी का इस पर आरोप लगाया। भटिंडा के बेअंत नगर से जासूस की गिरफ्तारी हुई है। आर्मी की जासूसी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुनील कुमार की गिरफ्तारी से इलाके में तनाव व्याप्त है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाक नागरिकों को वापस भेजे जाने के आदेश के बीच फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में बसे हिंदू मूल के पाक विस्थापितों ने अपनी कहानी साझा की है। करीब 26 साल पहले 1999 में अत्याचार झेल कर ये परिवार लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए थे। आपको बता दें, आज इनमें से अधिकांश को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। मजनू दास नामक
सिंधी मूल के विस्थापित ने बताया कि पाकिस्तान में उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता था, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी और महिलाएं असुरक्षित थी। उन्होंने कहा कि हमने धर्म नहीं छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ दिया। इन परिवारों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। नागरिकता पा चुकी कई महिलाओं ने कहा कि मोदी हमारे लिए भगवान समान है और अब वे कहीं नहीं जाएंगे। कन्हैया धर्मदास ने कहा कि भारत को अब पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। जब वे 26 को मारते हैं तो हमें उनके हजारों को मारना चाहिए। इन लोगों की भावनाएं साफ थी कि वे खुद को अब पूर्ण रूप से भारतीय मानते हैं और पाकिस्तान से कोई नाता नहीं रखना चाहते हैं। हम 99 के अंदर आए हैं, 26 साल हो गए। बहुत वहाँ के जो अपना घर बार छोड़ के बच्चों को लेके आता है बंदा, वो कुछ ना कुछ दर्द के पीड़ा होता तब आता है। बहुत ही हमारे को दर्द था। ऐसे समझ लो भाई शेर के सामने बकरी, कैसे ही गुजरना है। बच्चों की हालत ऐसे थी भाई, वहाँ तालीम नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, हिंदू बच्चे पढ़ते नहीं थे। वहां समझे बहुत दवा के अंदर था। हमारे को इतना पता नहीं था भाई हिंदू क्या होता है। इसी दुख के जार के अंदर बच्चों को हम लेके ये हिंदुस्तान की शरण में हम आए, तो वीजा लिया, वीजा लेके यहाँ आए हैं। आज हमारे 26 साल हो गए हैं और कानूनी कार्रवाई के ऊपर हम रह रहे हैं। वीजा भी हम बनवा रहे हैं और हम जो भी नागरिकता के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं और कानूनी के दायरे में हम रह रहे हैं। हमारा भारत सरकार से थोड़ी विनती हाथ जोड़ के भगवान करे, ये जो भी मोदी ने काम किया है वो बहुत बढ़िया लिया है निर्णय, गलत निर्णय नहीं लिया है। उसमें थोड़ा सा दुख ये है कि हिंदू परिवार वहां से दुखी होके आए हुए हैं। 2001 से 2098 में किसी के बच्चे परेशान हुए, किसी को मारा गया, किसी की जमीनें लूटी गई, किसी को दुखी करके अब यहाँ आ गए। यहाँ हम लोगों को ये सिटीजनशिप मिली हुई है, ये सिटीजनशिप मिली हुई है। अभी हमारी मांग सरकार से यही है, जो भी मोदी ने फैसला लिया है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बढ़िया फैसला लिया है, इसमें कोई गलत काम नहीं है। हम कहेंगे इधर रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बच्चे हमारे को नौकरी दे दो और हम पढ़ाएंगे, हमारा जी बढ़ गया यहाँ पे। अच्छा, मोदी बहुत बढ़िया है, हमारा आदमी है, भगवान है वो, हम मानते हैं। जैसे पूजा उसकी भी हम करते हैं, हम मानते हैं मोदी सही सोच समझ के सब काम करता है। हमको तो बस यही डर लग रहा, हम ना जाए बस यहाँ पर रहे, बस हिंदुस्तान में हम यही चाहते हैं बस। तो बताया जा रहा है आप कितनी उम्र में जो है यहाँ पर आए थे और अब कितनी उम्र है? मैं तो 7 साल की थी तब लेके आई थी मम्मी, जब छोटी थी। अच्छा। हाँ। तो लगभग कितने साल हो गए आपको? 25 साल तो हो ही गए। और अगली अहम खबर रायबरेली से। राहुल गांधी की बचत भवन में बैठक हुई है। आपको बता दें, अफसरों के साथ राहुल गांधी ने दिशा की बैठक की है। विकास कार्यों की प्रगति पर बैठक में चर्चा की। कानून व्यवस्था और जनता की समस्याओं पर चर्चा हुई है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। बैठक में विकास को लेकर चर्चा हुई। दिनेश प्रताप ने बात कही, योगी व मोदी सरकार में हो रहा बेहतर विकास। दिनेश प्रताप ने बात कही। कलेक्टर परिसर स्थित बचत भवन में हुई दिशा की बैठक। विकास कार्यों की प्रगति पर यह बैठक में चर्चा हुई। कानून व्यवस्था, जनता की समस्याओं पर चर्चा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल। बैठक में विकास को लेकर चर्चा की गई। दिनेश प्रताप ने बात कही, योगी व मोदी सरकार में हो रहा बेहतर विकास।
कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में दिशा की बैठक हुई है। रायबरेली से खबर, राहुल गांधी की बचत भवन में बैठक। अफसरों के साथ राहुल गांधी ने दिशा की बैठक की। विकास कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा हुई है। कानून व्यवस्था, जनता की समस्याओं पर चर्चा हुई। के आयोजन में दिशा के अध्यक्ष जी खुद दिशा विहीन दिखे, उनको खुद दिशा का पता नहीं कि किस दिशा में मुझे चलना चाहिए और दिशा की बैठक में क्या करना चाहिए। जिस आदमी को ये पता न हो, मैं नहीं समझता वो स्वयं दिशा विहीन राहुल गांधी जी हैं। ईश्वर उनको दिशा दे, हम सब तो अब दिशा देने वाले नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछने का प्रयास किया, लेकिन वो पूछने के लिए भी एक पीछे आदमी बैठा रखा था जिन्होंने 4 लाइन अंग्रेजी में लिख के दिया। तो वो सवाल राहुल गांधी जी ने अधिकारियों से किया। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी के मन में आज पहलगाम के लोगों के प्रति भी संवेदना थी। मुझे प्रस्ताव स्वयं रखना पड़ा कि पहलगाम में जिन लोगों ने जान गंवाए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, निर्दोष शहीद हुए हैं, उनके प्रति संवेदना यहाँ से जारी की जाए और उनको श्रद्धांजलि दी जाए। अगली अहम खबर हरदोई से। 2 पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। लाठी डंडे चलने का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने किसी तरीके से मामले को शांत करवाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। कासिमपुर थाना क्षेत्र के जसकरण खेड़ा का यह पूरा मामला है। तो 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ग्रामीणों ने बामुश्किल मामले को शांत कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बमुश्किल मामले को सुलझाया है, दोनों पक्षों को शांत कराया है। लाठी डंडे चलने का ये वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं। हरदोई से खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ग्रामीणों ने किसी तरीके से मामले को शांत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। ग्रामीणों ने किसी तरीके से मामले को कराया शांत। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। कासिमपुर थाना क्षेत्र के जसकरण खेड़ा का यह पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर है, जहां जिला अस्पताल में बंदरों का आतंक दिखा है। बंदरों के आतंक से मरीज, तीमारदारों में भगदड़ मची है। बंदरों से बचने के लिए भागते लोग गिरकर चोटिल हुए हैं। कई महिलाएं बच्चों को गोदी में लेकर दौड़ती नजर आई हैं। भर्ती वार्ड के पास बंदरों का झुंड आतंक मचाता रहा। अस्पताल में मौजूद गार्डों ने बंदरों को भगाया। हमीरपुर जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। कई महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर दौड़ती नजर आईं।
भर्ती वार्ड के पास बंदरों का झुंड आतंक मचाता रहा। अस्पताल में मौजूद गार्डों ने बंदरों को भगाया। हमीरपुर जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है। नगर निगम जोन 8 में गाड़ियों पर पथराव किया गया। दुकान हटाने को लेकर हुआ पथराव। ट्रक ड्राइवर के जख्मी होने की सूचना मिली। खजाना मार्केट के पास ठेले को हटवाने पहुंची थी गाड़ियां। दुकानदारों ने आक्रोशित होकर पथराव किया है। पथराव के दौरान गाड़ी का शीशा टूटा है। दुकान हटाने को लेकर बवाल हुआ है। खजाना मार्केट के पास ठेले को हटवाने गई थी गाड़ियां। खजाना मार्केट के पास ठेले को हटवाने पहुंची थी गाड़ियां। इस दौरान पथराव किया गया है। दुकानदारों ने आक्रोशित होकर किया है पथराव। पथराव के दौरान गाड़ी का शीशा टूटा है। तो नगर निगम की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। दुकान हटाने को लेकर यह बवाल हुआ। लखनऊ से अहम खबर। नगर निगम की जोन 8 की गाड़ियों पर पथराव किया गया। दुकान हटाने को लेकर पथराव किया गया। इस दौरान गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। ट्रक ड्राइवर के जख्मी होने की भी सूचना सामने आई। खजाना मार्केट के पास ठेले को हटवाने पहुंची थी गाड़ियां। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है। इंदिरा नगर इलाके में शोभा यात्रा पर रोक लगी है। आपको बता दें, परशुराम जयंती पर ब्राह्मणों को रोका गया है। विरोध में मुंशी पुलिया चौराहे पर धरने पर बैठे हैं ब्राह्मण। धक्का-मुक्की की गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सड़क जाम होने पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स बुलाई गई है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, लेकिन ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया चौराहे की यह घटना है, जहां परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा पर रोक लगाए जाने के विरोध में ब्राह्मण विरोध पर उतरे हैं और मुंशी पुलिया पर जाम लगाया है। गाजीपुर से अहम खबर है। थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया चौराहे की घटना। लखनऊ से अहम खबर। इंदिरानगर इलाके में शोभा यात्रा पर रोक लगाई गई है। परशुराम जयंती पर ब्राह्मणों को रोका गया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें, अयोध्या से अगली खबर, जहां राम मंदिर के शिखर पर स्थापित 42 फीट ध्वज दंड लगाया गया है। जय श्री राम के जयकारों से इस दौरान अयोध्या नगरी गूंज उठी। राम मंदिर की ऊंचाई अब 161 फीट से बढ़कर 212 फीट हो चुकी है। गुजरात में कांस्य से बना ये 5.5 टन का ध्वज दंड अयोध्या पहुंचा है। 500 साल बाद राम मंदिर के शिखर पर ध्वज दंड की स्थापना की गई। स्थापना को लेकर चंपत राय ने तस्वीर भी साझा की। ध्वज दंड में प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं का प्रतीक लगा हुआ है। तो 500 साल बाद राम मंदिर पर ध्वज दंड लगा है। स्थापना को लेकर चंपत राय ने जानकारी दी है और तस्वीरें साझा की। ध्वज दंड में प्रभु श्री राम के आदर्शों और मर्यादाओं का प्रतीक लगाया गया है। तो अयोध्या से अहम खबर। राम मंदिर के शिखर पर स्थापित हुआ है 42 फीट ऊंचा ध्वज दंड। जय श्री राम की जयकारों से अयोध्या नगरी गूंज उठी। राम मंदिर की ऊंचाई अब 161 फीट से बढ़कर 212 फीट हो चुकी है। गुजरात में कांस्य से बना 5.5 टन का ये दंड ध्वज दंड अयोध्या पहुंचा। और ये ध्वज दंड मंदिर के शिखर पर लगाया जा रहा है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र,
500 साल बाद राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा अब दिखाई देगी। ये ध्वज दंड जो 5.5 टन का है, गुजरात से अयोध्या पहुंच चुका है और इसको अब मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जा रहा है। चंपत राय ने तस्वीरें भी साझा की हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी मानस, वैशाख शुक्ल द्वितीया को सुबह करीब 8 बजे के करीब मुख्य शिखर पर इस ध्वज को स्थापित किया गया है। इस ध्वज की जो लंबाई बताई जा रही है वो करीब 42 फुट की है और इसका जो कार्यक्रम था सुबह 6:30 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। प्रातःकाल 6:30 पर ही शुरू हो गया था और उसके बाद 8 बजे को वहां पर लगा दिया गया है। करीब ये जो ध्वज दंड था वो उसको जब वहां पर स्थापित किया गया तो श्री राम के जयकारों की गूंज चारों तरफ अयोध्या में गूंजने लगी, क्योंकि 500 साल बाद इस ध्वज दंड की स्थापना की गई थी और इस ध्वज दंड को लगाने से जो मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट बताई जा रही थी उसके बढ़कर अब 212 फीट हो गई है मानस। हाँ बिल्कुल शुभेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 42 फीट लंबा ध्वज दंड स्थापित किया गया है अयोध्या के राम मंदिर में और इसको लेकर अयोध्या नगरी में श्री राम के जयकारे गूंजते नजर आए। 500 सालों के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर यह ध्वज दंड स्थापित किया जा रहा है। 550 टन का ये ध्वज दंड गुजरात से अयोध्या लाया गया है और ये ध्वज दंड प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर लगाया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली अहम खबर है, बीएसए ऑफिस बना रिश्वतखोरों का अड्डा। बीएसए ऑफिस में चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी बाबू दीपेंद्र शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 70,000 रिश्वत लेते मेरठ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। दूसरा बाबू निखिल शर्मा संविदा पर बीएसए ऑफिस में तैनात है। रिश्वत न देने पर दी है स्कूल बंद करने की धमकी। स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण करने के नाम पर डिमांड की गई। रिश्वतखोर बाबू ने की है 70,000 रुपए की डिमांड। बीएसए ऑफिस में हड़कंप मचा है इसको लेकर। रिश्वतखोर बाबू ने की है 70,000 रुपए की डिमांड। हापुड़ से अहम खबर, बीएसए ऑफिस बना रिश्वतखोरों का अड्डा। बीएसए ऑफिस में चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी बाबू दीपेंद्र शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। $70,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर, जहां सराफा व्यापारी की दुकान से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, दुकान से लाखों के जेवरात अज्ञात व्यक्ति ने लेकर वो व्यक्ति फरार हुआ है। 15 से 20 लाख के जेवरात बताए जा रहे हैं। सराफा व्यापारी के द्वारा ये जानकारी दी गई। अज्ञात व्यक्ति ने दुकान मालिक को बातों में फंसाया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस। सीसीटीवी को खंगालकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौधा कोतवाली इलाके के बस स्टैंड के पास का ये पूरा मामला है। हमीरपुर से अहम खबर, सराफा व्यापारी की दुकान से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान से लाखों के जेवरात अज्ञात व्यक्ति लेकर फरार हुआ है। 15 से 20 लाख के जेवरात बताए हैं सराफा व्यापारी ने। अज्ञात व्यक्ति ने दुकान मालिक को बातों में फंसाया है। अज्ञात व्यक्ति ने दुकान मालिक को बातों में फंसाकर जेवरात लेकर रफू चक्कर हुआ है। और अगली अहम खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी है भीषण आग। घर में भीषण आग लगने से गृहस्थी जलकर खाक हुई है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विकासखंड कसमंडा इलाके का ये पूरा मामला है। तो विकासखंड कसमंडा इलाके में ये भीषण आग की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों के चलते घर में भीषण आग लगी है। आग लगने से घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हुआ है।
दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विकासखंड कसमांडा इलाके का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर, अज्ञात कारणों के चलते घर में लगी भीषण आग। घर में लगी भीषण आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हुआ है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पोस्ट के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग जोश व बहकावे में आकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। भटकने वालों में सुधार न देखकर पार्टी से निष्कासित करना पड़ता है, जबकि कुछ स्वार्थी लोग अन्य संगठन बनाते हैं। ऐसे लोगों से बसपा कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए। माफी और स्वयं में बदलाव का भरोसा दिलाने वालों का निष्कासन समाप्त करना पड़ता है, इसलिए पार्टी में वापस लिए गए हैं। आकाश का सभी को हौसला बढ़ाना चाहिए, वो बसपा का मिशन सफल बनाने वाले कार्यों में जी जान से जुटे हैं। तो मायावती ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से आकाश आनंद की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग माफी मांगकर दोबारा से बहुजन के विचार से जुड़ना चाहते हैं, उनको माफ करना पड़ता है। आकाश आनंद के मामले में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी व बिकाऊ लोग, जिन्होंने पार्टी के वोटों को बांटने और कमजोर करने के लिए अपने अनेकों पार्टी व संगठन आदि बनाए हैं, वे इस बात का मीडिया में आए दिन काफ़ी गलत प्रचार करते रहते हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर का। वाराणसी के दसस में घाट पर सोमवार रात एक मुस्लिम युवक को नाम और धर्म पूछने के बाद बर्बरता से पीटा गया। हमलावरों ने उसे गंगा सेवा निधि के कमरे में बंद कर 2 घंटों तक लाठी डंडों से पीटा और धर्म पर टिप्पणी करते हुए उसे बंधक बना लिया। जब युवक बेहोश हो गया तो उसे बाहर फेंक दिया गया। होश आने पर युवक किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने उसे कबीर चौराहा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वाराणसी पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, हालांकि हमलावर फरार है। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हमको पूरा वाकिफ तो मालूम नहीं था, मगर हम जब आए, हमको फोन आया तब तुरंत माल उतार के तुरंत भाग के आए। अच्छा। आज तो देखा ये गंजी में गिरा पड़ा, इसको उठा के ऊपर ले गए। कितने जब लोग कौन मारी तो हमें कुछ नहीं मालूम। जब उसको पूछा तब इसने बताया, तब हम अपने सारे को फोन किया कि ऐसी सी बात है, हम अस्पताल है कहीं मत ले जहाँ मार है आए, तब इन्होंने देखा। पुलिस में रिपोर्ट किया आपने? जी। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह जोन 6 में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुराने लखनऊ के घंटाघर से लेकर बालागंज चौराहे तक सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए वेंडरों को हटाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान पराग दूध के 100 से ज्यादा कैरेट, 10 टायर और 5 ठेले जब्त किए गए। अभियान के दौरान बालागंज चौराहे के पास 2 सफाई कर्मी रंगे हाथ पकड़े गए, जो अवैध रूप से दुकानदारों से कूड़ा इकट्ठा कर उसे बेच रहे थे। पूछताछ में सामने आया है कि दोनों लखनऊ स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं और वार्ड महाली टोला सेकंड में कार्यरत थे। टीम ने उनका कूड़ा और ठेला जब्त कर लिया है। नगर निगम अधिकारियों ने इस मामले में जोनल मैनेजर और क्लस्टर हेड को नोटिस जारी किया। साथ ही पकड़े गए 3 कर्मचारियों को तत्काल सेवा से हटने और सुपरवाइजर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार आचरण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानपुर में आगामी बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर के नालों की सफाई के अभियान को तेज कर दिया। मंगलवार को महापौर के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने परेड चौराहे से लाल इमली तक अभियान चलाया है। अभियान में नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ और सड़क तक फैली दुकानों को हटाया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि नालों पर कब्जा किए गए स्थानों पर चिन्हीकरण कर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि करीब 1750 नालों की सफाई का कार्य चल रहा है, ताकि बरसात में जलभराव की समस्या न हो।
परेड चौराहा जो है केसरवानी डोसे से लेकर के जो है और लाल इमली घड़ी चौराहे तक का अतिक्रमण अभियान जो है सड़क फुटपाथ के दोनों तरफ अनाधिकृत रूप से निर्मित जो है नाली के ऊपर जो भी अतिक्रमण पाया गया उसको हटा दिया गया। ये अभियान जो है करीब जो है अभी 8 दिन तक और चलेगा। कल बरेलिया का चला था जो है, आज दूसरा डे है यहाँ पे जोन 4 का जो है, तो आज जो है ये दिया गया है। अगले दिन जो यहाँ भी अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा उसकी सूचना। पीलीभीत के खुटार नेशनल हाईवे पर मुजफ्फरनगर के पास कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा सैलानियों की हत्या किए जाने के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर हाईवे पर चिपका दिया। इस वीडियो ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। ये वीडियो लोग आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां खैराबाद विकासखंड क्षेत्र की मखुआ चौबेपुर ग्राम पंचायत में सरकारी धन के बंदरबाट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर हैंडपंप मरम्मत, रिबोर और स्ट्रीट लाइट मद में खर्चा दिखाकर बजट हड़प लिया है। ग्राम पंचायत के अधिकांश हैंडपंप बंद पड़े हैं। शांताराम, प्यारेलाल, भार्गव और छंगा के घरों के पास लगा हैंडपंप अरसे से खराब है। इसी तरह शिव मंदिर के पास लगा हैंडपंप भी ठूठ साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने दावा किया कि पानी दे रहे हैंडपंप आसपास रहने वालों की मेहरबानी से संचालित हैं, क्योंकि जरूरत को देखते हुए संबंधित लोग निजी खर्चे से मरम्मत कराते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधान हैंडपंप मरम्मत के लिए बजट न मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ते रहते हैं। अच्छा, यहाँ कितने नल खराब पड़े हैं? लगभग नल का लगभग खराब है। एक मंदिर वाला खराब है, हाँ। एक यहाँ खराब है। अच्छा, और ठीक, हाँ। और बीच बीच इधर लगा है वहाँ खराब हो जाते हैं, हाँ। लेकिन वो खुद का मिस्त्री तो बुला के यहाँ लगवाया जाता है। प्रधान जी नहीं बनवाते? प्रधान जी नहीं बनवाते हैं। क्यों? वो कहते हैं इसका पैसा हमारे खाते में नहीं आता है। हाँ। हाँ। अच्छा, गांव में लाइटें लगी हैं? गांव में लाइटें नहीं लगी हैं। ये वाला बल्ब आप अपने हाथ लगवाए, अपना बल्ब लगाए हैं? ये अपना ला के खुद का लगाए। अच्छा, प्रधान जी नहीं लगवाए? प्रधान जी नहीं लगवाए। खबर जनपद आगरा से, जहां ताजगंज इलाके में मामूली खाने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जब गुलफाम नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पुष्पेंद्र और शिवम बघेल का हाथ था। घटना के वक्त गुलफाम का भाई सैफ अली भी हमलावरों का निशाना बना, लेकिन वह बाल बाल बच गया। हत्या के बाद एक और सनसनी उस समय फैली जब मनोज चाहर और प्रियांशु यादव द्वारा बनाई गई एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। वीडियो में हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे पहलगाम से जोड़ते हुए 2600 का बदला लेने की बात कही गई है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस वीडियो को भड़काऊ बताते हुए मनोज चाहर की गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि वह पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपियों को ट्रैक किया और मुठभेड़ के बाद प्रियांशु और शिवम को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। आपको बता दें, एसीपी ताजगंज और टीम को इस सफलता पर 25,000 का इनाम दिया गया है। जितने भी हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आप लोगों ने भी जो भी खबर थी या जो भी घर वालों ने कहा आप लोगों को, आप लोगों ने निष्पक्ष तरीके से उसको भेजा, ताकि आगरा एक बार बिना मतलब के एक जातीय या धार्मिक उन्माद में आगरा का जो एक नाम लोग करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ प्रयास को सफल। और कोई क्वेश्चन आपका? सर, जो मनोज चौधरी के हत्या रहते हैं वो क्या बता रहे थे? देखिए, क्षत्रिय उसने बताया, इस नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ना वो क्षत्रिय जाति से उसका कोई मतलब है। मनोज चौधरी, मनोज चाहर उसका नाम, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, और घर से, गांव से, उसका इस जाति से कोई मतलब। उसका कहना था कि जो विगत परिस्थितियां आगरा में बनी, उसके कारण इन नामों का लेकर लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण उसे लगा कि इसका हमें फायदा मिलेगा, और इसलिए उसने इस चीज को बार बार वो अपलोड कर रहा है। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां शहर के गुडम्बा इलाके में एक युवक की चप्पल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित युवक शशांक मौर्य का आरोप है कि जब उसका चप्पल टूट गया तो उसने अपने दोस्त से चप्पल मांगी। इसके बाद दोस्त द्वारा दिए गए चप्पल पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे बुरी तरह पीटा गया। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उसे पैंट उठाकर पीटा गया। शशांक मौर्य ने इस मामले की रिपोर्ट गुडम्बा थाने में दर्ज कराई और आरोपी चांद सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अगली खबर बलिया से है, जहां एफआईआर न दर्ज किए जाने के विरोध में किन्नरों ने बैरिया थाने के गेट पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर तालियां बजाते हुए अपना विरोध जताया है। बताया गया कि 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल को उत्तर दिनाजपुर की किन्नर प्रीति सरकार ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने मारपीट और गाली गलौज किए जाने की शिकायत करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। साथ ही आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप मढ़ा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन किन्नरों ने असंतोष जताते हुए शिकायती पत्र उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। साथ ही पुलिस पर मनमानी तहरीर तैयार कराकर हमलावरों के पक्ष में काम करने का दावा भी किया था। एक लड़का टेंगराई, लड़का का घर टेंगराई, ठीक है। हम लोग ये सब हम एक डेरा पे रहते थे। इसको वो लड़का के पहले कुप्रस्ताव दिया था, तो कुप्रस्ताव वो कुप्रस्ताव मैंने क्या गलत काम धंधा काम करने के लिए इसको पर ऐसी किया था। तो ये उसको बोलते थे आपको जो चीज सोच रही है हम ये चीज कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेरा काम ये है, मैं कला दिखाने का आया तो मैं भी एक किन्नर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को चाहता अपनी समस्या बताओ। कब का बात है ये 23 अप्रैल का है। 23 अप्रैल का तो क्या हुआ? उसमें एप्लीकेशन दी थी थाने पर। रुको, एप्लीकेशन दी थी थाने में। रोड पे 2 बात हुआ कर गई थी। फिर वो लड़का गुंडा बुला के 10-12 लड़का को लेके आके इसके घर पे घुसा था। घर पे घुसने के बाद इसको किया था। अगली अहम खबर औरैया जनपद से है, जहां भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर जनपद के औद्योगिक नगर दिव्यापुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला विशेष रूप से शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में भगवताचार्य राम शखाजू महाराज के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग भी शामिल हुए। शोभा यात्रा ने नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हुए श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर और भंडारे लगाकर भव्य स्वागत किया। पूरा दिव्यापुर भगवा रंग में रंगा नजर आया और जय परशुराम के जयकारों से गूंज उठा। आज तो अक्षय तृतीया की तिथि है और आज परशुराम जी का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। और हम समझते हैं आज जितने भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए भाई हैं वो सभी लोग एक खुशी और आह्लाद और आनंद के साथ इस रैली को निकाल रहे हैं। सभी के लिए ये है कभी भी हमें अत्याचारों के सामने झुकना। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें, अक्षय तृतीया के पर्व पर बुधवार को होगा चारधाम यात्रा का आगाज। सबसे पहले श्रद्धालुओं के लिए चारधाम में शामिल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। आज भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम कर 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम पहुंचेगी गंगा जी की उत्सव डोली। इसी तरह 30 अप्रैल को ही मां यमुना की डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली से सुबह 8 बजे यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। और अगली अहम खबर लालकुआं से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत लालकुआं विकासखंड में स्थापित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इसका विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यहाँ ये इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने विरोध जताते हुए भाग नहीं लिया। इस पर विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोध करने वाले सीधे विकास कार्यों का विरोध कर रहे हैं।
कि यहाँ पर हमारा MRF सेंटर बन रहा है, वो पहले से आधा बना हुआ था, जिसमें आधा क्या है पहले से कार्यरत था। एक पत्र के माध्यम से मुझे पता चला कि ये MRF अभी विकास खंड के द्वारा बनाया गया है, अन्य जो इसमें आधी लोकेशन है उसकी। तो उसका परसों शनिवार को वीडियो साहब का कॉल आता है, उसमें वो हमको एक कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं, जिसका मैंने उसी समय फोन पे उनसे विरोध दर्ज कराया है कि यह हमारे नगर क्षेत्र का कार्यक्रम है, इस पर आप हमें भी शामिल कीजिए और हमारे बोर्ड को भी शामिल कीजिए, बिना बोर्ड की सहमति के आप इस कार्यक्रम को ना कराया जाए। इसलिए हमने दर्ज किया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने। विरोध हमारा इस बात का है कि नगर पंचायत के अंतर्गत हमारे चंद कंदुमों में उसका उद्घाटन हो रहा है। हम खंड विकास अधिकारी के रूप में जो यहाँ पर अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये लोकार्पण करने का मौका माननीय सुरेंद्र सिंह लोटनी को देना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ के प्रथम नागरिक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उनके देख रेख में काम होता तो हम विधायक जी के फूल मालों से और ज्यादा स्वागत करते और एक भव्य रूप इस क्या कहते हैं उद्घाटन को देते। और उसमें हमारा बोर्ड का किसी का नाम ना होना, एक दलित हमारी छोटी बहन है नेहा आर्या, उसका नाम ना होना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा कहती है कि महिलाओं का सम्मान हम देते हैं और पिछड़े गरीब तबके के लोगों को आगे आकर राजनीति करनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि निंदनीय पूर्ण इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि सफाई को लेकर हमारी सरकार एक अभियान के एक मिशन के रूप में स्वच्छता को माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। और इस क्रम में हम लोग कूड़े के निस्तारण के लिए कई स्थानों पर इसके लिए हम लोग STP प्लांट से लेकर और जो इस तरह के कूड़ा नियंत्रण संयंत्र है, कचरा नियंत्रण संयंत्र है, इनकी स्थापना कर रहे हैं। खबर लक्सर से, जहां लक्सर नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में गौशाला के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इसके लिए सरकार द्वारा पैसा भी जारी कर दिया गया, लेकिन मौके पर जमीन पूरी न होने के कारण गौशाला का निर्माण पिछले 1 वर्ष से अधर में लटका हुआ है। लक्सर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते लक्सर नगर में गौशाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आपको बताते चलें कि जिस जगह गौशाला का निर्माण करने के लिए जमीन आवंटित की गई है, वहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क व एक तालाब है। अम्बेडकर पार्क के पास SC समाज के लोग गौशाला का निर्माण करने का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद जमीन की पैमाइश करने पहुंचे, प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। ये मामला है भाई, वार्ड नंबर 8 में हमारे बाबा साहब की मूर्ति है और ये सभी महिलाओं ने मेहनत करके इसे जमीन को अंटे गया था सन 2015 में, और आज से अब इसमें मेहनत करते आ रहे, बराव करते आ रहे, और आज यहाँ गौशाला बनाने का निर्माण करना चाह रहे, उसे हम होड़ नहीं देने का, मर जाएंगे गल जाएंगे कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इसमें चेयरमैन है पहला, 2 सभासद हैं जिन्होंने साइन कर रखे, और हमारा समाज से विरोध है, इस बात में विरोध बना नहीं देने का हम बस हमारी यही निर्दोष हाथ जोड़ कर। यह भूमि है बाबा साहब की, ठीक है जी। यहाँ गौशाला का निर्माण कर रहे हैं बनाने का, हम यहाँ गौशाला नहीं बनने देने कि हमारा जन बच्चा मर जाए, बिल्कुल नहीं बनाने देने की हम कहते। लापरवाही है मोदी की हो रही जी, नहीं विधायक की हो रही। ये सरकार की एक पॉलिसी थी कि हर कस्बे में गौशाला हो, तो उसके तहत बोर्ड प्रस्ताव हुआ और जो अम्बेडकर की जितनी भूमि है उसको छोड़ते हुए जो अन्य भूमि और गौशाला को जो है आवंटित की गई थी, और ये काम जो है शासन द्वारा किया जाना था, शासन का प्रस्ताव चला गया था। शासन से इसका लगभग 70 लाख रुपए जो है सैंक्शन हुआ, जिसकी DPR जो है शासन से शुरू छोड़ने के बाद जो पैसा आया था उसके लिए कार्य संस्था RDS से नियुक्त किया गया था, और RDS वाले आज यहाँ से जो है काम करने के लिए थे, जिसका पब्लिक जनता द्वारा विरोध किया गया है, और इसके लिए जो स्थिति है उच्च अधिकारियों को तदनुसार अब उत्तर दिया जाएगा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का